साहब जय हिंद। जय हिंद रितेश। थैंक यू साहब, थैंक यू थैंक यू। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पे दावा कर रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि अगर हम चीन की जगहों का नाम बदल दें तो चीन को कैसा लगेगा। इसके ऊपर आगे हम डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंधों का क्या होगा और क्या वाकई में ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है, इसको समझना होगा। साथ ही साथ बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। ऑकस के अंदर जापान की एंट्री होने वाली है, लेकिन क्या भारत को भी ऑकस जैसे संगठन में जगह मिल सकती है? इसका जवाब तलाशना होगा, या फिर भारत अपने ही दम पर अकेले चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कई सवाल हैं जिनका जवाब आज जानना जरूरी है, और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मेजर जनरल AK श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया इसके लिए, शुक्रिया। Thank you, बहुत सारे मुद्दे हैं सर मेरे पास जिन पर बात करनी है मैंने आपसे, लेकिन स्टार्टिंग में इंडिया चाइना रिलेशंस के साथ करूंगा। पिछले एक महीने के दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर 4 बार दावा किया, कुछ जगहों के नाम भी बदले। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया और वो कहते हैं कि अगर हम चीन की जगहों के नाम बदल दें तो फिर चीन को कैसा लगेगा। क्या देख रहे हैं इन दोनों देशों के रिलेशंस को, आप किस तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ देखो राजेश, एक चीज माननी पड़ेगी कि जो चीन के 14 देशों के साथ लैंड बाउंड्री है जी, और उसने 12 देशों के साथ कोई ना कोई समझौता कर लिया है। उसमें 2 ही देश हैं, जो एक तो भारत और एक भूटान जी, जिनके साथ उसने लैंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया। और मुझे लगता है ये उन्होंने सोची समझी साजिश है, बिल्कुल सर। और ये एक प्रेशर टैक्टिस है, भारत को अंडर प्रेशर रखना। और इसीलिए अगर आप देखें कि ये 4 बार वो ऐसे नाम चेंज कर चुका है जी, और वो अरुणाचल प्रदेश को अपना सदर्न तिब्बत का हिस्सा बताता है, उसको जंगनान बोलता है। 2017 में चेंज किया, 21 में, फिर 23 में और अभी किया जी, मगर इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। ये भारत ने बड़े क्लियर शब्दों में बता दिया, और ये सच्चाई है कि अब जो भारत बहुत ज़्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, अपने हथियार डेवलप कर रहा है और अपने फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है, तो आज भारत एक ऐसी पोजीशन में है कि हम उसकी नज़रों में नज़र मिला के, आंखों में आंखें डाल के, और यही नहीं, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। और ये अब चीन को भी पता लग गया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है चीन को जो लगा है जी, कि देखो, पहले भारत के अंदर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं थी चीन को लेके, मगर जब से हमने 17 कोर रेज की है और एक कोर जो है ऑफेंसिव, जो हमने वेस्टर्न सेक्टर से नदर्न सेक्टर में लाए हैं जी, तो आज हमने एक साफ सुथरा मैसेज भेज दिया है चीन को कि भारत के अंदर भी क्षमता और काबिलियत है चीन के अंदर घुसने की। तो मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो बात आती है अरुणाचल प्रदेश की जी, मुझे लगता है ये बार बार पॉइंट बता दिया है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, डिफेंस मिनिस्टर ने भी, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी, डॉक्टर S जयशंकर ने, जी, कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा जो रहेगा। नाम चेंज करने से ग्राउंड सिचुएशन चेंज नहीं होती। क्या हम ग्राउंड में अगर चीन के नाम चेंज कर दें, क्या वो इलाके भारत के हो जाते हैं? वो कतई नहीं। तो ये सच्चाई है कि भारत जो है आज उस पगार पे पहुंचा हुआ है कि उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं चीन को भी अब डर लगने लगा है। जिस प्रकार से भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, उससे उसको भी ऐसा लगता है कि भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ी टक्कर देगा चीन को। तो क्या यही वो कारण है जिस कारण चीन लगातार, चाहे लद्दाख की बात करें हम या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इस मुद्दे को उछाल रहा है ताकि इंडिया को प्रेशर में रखा जा सके और एक ग्लोबल लीडर के तौर पे इंडिया उभर रहा है? वो चीन के लिए खतरा है? चीन, हाँ बिल्कुल। देखो, चीन को ऐसा लगता है कि भारत एक कंपिटिटर है जी, और उसका एक प्रकार सो कॉल्ड एडवर्सरी है। ओके। अगर आप देखें साउथ एशिया में कोई अगर टक्कर दे सकता है चीन को तो भारत है। ओके। और वो उसको डर लगता है कि अगर उसको सुपर पावर बनना है तो भारत कहीं ना कहीं उसके लिए अटकन है जी। और मुझे लगता है इसी के कारण वो कोशिश करता भारत को प्रेशर में डालने की, चाहे वो 2020 के अंदर 3 डिवीजन लेके आ गया। मगर ये भी सच्चाई है, भारत ने मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट 1 महीने के अंदर कर दी। हम 3 डिवीजन से ज्यादा ले आए, और यही नहीं, हमने 28-29 अगस्त 2020 को क्लास रेंज को पकड़ लिया,
जिसके अंदर मगर हिल, गुरंग हिल, रिचिंगला और स्पांगुर गैप हमारे कब्जे में था, जहां से चीनी 1962 में आए थे। पूरा चशुल मोल्दो बॉल हमारे पास था। ये अलग बात है, वो हमने दे दिया वापस, क्योंकि हमने जो एक प्रकार डिसएंगेजमेंट करनी थी नॉर्थ एंड साउथ पंगांगसू में, मैं अभी भी मानता हूं कि वो हमें इतनी जल्दी नहीं देना था। तो हमने उसको एक प्रकार दिखला दिया है चीन को कि भारत के अंदर जो काबिलियत और क्षमता है। अगर मिलिट्री पावर देखी जाए भारत और चीन की, तो भारत के पास अभी बहुत क्षमता आ गई। भारत के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत के पास एक बैटल हार्डन्ड फौज है। भारत ऐसी लड़ाइयां लड़ता रहा है, रेरिफाइड एनवायरनमेंट में रहने के लिए आदी है, चाहे वो साइचिन ग्लेशियर है या बाकी रेरिफाइड एनवायरनमेंट है। जबकि चीन एक कॉन्स्पिरेशन आर्मी है, और लास्ट उसने जो लड़ाई लड़ी थी वो 1979 में लड़ी थी, एक छोटे देश के साथ, वियतनाम के साथ, और वहां भी मुंह की खानी पड़ी थी। सर, क्या ये वो टाइम नहीं है जब इंडिया तिब्बत का मुद्दा उठाए, इंडिया अक्साई चीन का मुद्दा उठाए? हम एक अलग तस्वीर भी तो देख रहे हैं। हमें ये तस्वीर देख रहे हैं कि कई आईपीएस अधिकारी गृह मंत्री को रिपोर्ट देते हैं, वो कहते हैं कि 26-27 पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम जा नहीं पा रहे हैं। लद्दाख में ही सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं कि देखिए चीन हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। क्या हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं? हाँ, देखो, ये भी एक नज़रिया है कि जिस प्रकार से चीन बेतुकी बात करता है, जो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बोलता है, जबकि वो कभी हिस्सा नहीं था। तो भारत ने जो वन चाइना पॉलिसी मानी है, उस पर लगता है अभी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। स्पेशली जो मंगोलिया है और आपका तिब्बत है और सिंगजांग प्रोविंस है, वो कभी चीन का हिस्सा नहीं थे, चाहे वो ताइवान को लेके या हांगकांग को। तो भारत, मुझे लगता है आने वाले समय में ये कर सकता है कि हम वन चाइना पॉलिसी को इस तरीके से स्टेट ना करें जैसे अभी हुआ है, कि हम भी क्वेश्चन मार्क लगाएं। तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था, उसने कब्जा किया है। इनर मंगोलिया जो है वो इसका हिस्सा नहीं था। सिंगजांग प्रोविंस, जिसको ईस्ट तुर्किस्तान बोला जाता, वो हिस्सा नहीं था। ये सब इसने कब्जा किया हुआ है, और भारत इसके ऊपर एक प्रकार क्वेश्चन मार्क कर सकता है। और इसी प्रकार से ताइवान भारत अभी भी करता है वन चाइना पॉलिसी को। मुझे लगता है उसके ऊपर भी बातचीत भारत अपना रवैया के साथ अक्साई चीन की भी बात होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, अक्साई चीन है वो भारत का हिस्सा है, वो इलीगली ऑक्यूपाइड किया है चीन ने, और हमें बिल्कुल करनी चाहिए कि ये भारत का हिस्सा है, इसको आप वोकेट करें, और कहता भी रहा है। तो मतलब ये है कि ये नहीं है कि जो चीन अग्रेसिव होता रहे, वो नाम चेंज करता रहे और क्वेश्चन करे और भारत सुनता रहे। भारत को, मुझे लगता है ये जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया, ये लगता है इसमें कोई डाउट नहीं, जो 3.0 में भी गवर्नमेंट बनाएगी। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जो चीन को भी डिफेंसिव में डाले, और कहीं ना कहीं वन चाइना पॉलिसी की बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क लाएं। और ये जो तिब्बत है, सिंगजांग है, मंगोलिया है, या ताइवान है, या आपका एक प्रकार से हांगकांग है, वो उस पर क्वेश्चन मार्क करें। लेकिन क्या ये जो विवाद है सिर्फ जमीन तक है? क्योंकि हाल ही में सर हमने बहुत कुछ देखा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मालदीव को अपने सिकंजे में ले लिया गया है, फ्री डिफेंस डील उसके साथ हो रही है। कल एक खबर आती कि सीक्रेट मिलिट्री बेस भी वहाँ पे बन रहा है, कोको आइलैंड के अंदर उसकी मौजूदगी है, कॉक्स बाजार बांग्लादेश में उसकी मौजूदगी है, कंबोडिया के अंदर एक नेवल बेस उसने बना लिया है, जिबूती में वो मौजूद है, पाकिस्तान तो कहे तो एक प्रकार से गुलाम उसका बन चुका है। तो ये हमें तो ऐसा लगता है कि समुद्र के जरिए भी आपको एक घेरने का पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है चीन की तरफ से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, चीन तो अपने तैयारी कर रहा है। अगर आप देखें कि चीन का 70 से 80% जो ट्रेड है वो जाता है इंडियन ओशन से, और उसको भी मालूम है कि उसको क्रॉस करना पड़ता है मलक्का स्टेट। बिल्कुल सर। और मलक्का स्टेट में वो वीक है, और उसको पता है भारत उसको चोक कर सकता है, और उसके पास 40-50 दिन से ऑयल ज़्यादा नहीं। इसको काउंटर करने के लिए वो अपने 2 आर्म बना रहा है। एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे वो ऑयल वगैरह भेज सकता है बाय लैंड रूट, और एक है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि वो कुआ कप्पू से यूनान प्रोविंस में भेज सकता है। ये देखो, अब जब बात आती है कि उसको लगता है कि भारत अब काफ़ी स्ट्रांग है इंडियन ओशन में, इसलिए वो काउंटर कर रहा है। और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बात कर रहे थे, क्या भारत को वो घेरने की कोशिश कर रहा है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स बना के, या आप बिल्कुल कर रहा है। अगर आप देखें म्यांमार में
उसने कुआकप्पू आइलैंड, जी उसी के प्रकार कोको आइलैंड, कोको आइलैंड। और इसी प्रकार इसने जो बांग्लादेश के अंदर है चिटागोंग, जी और श्रीलंका में हमनटोटा, और उसके बाद मालदीव के इसने 2 आइलैंड हैं जहां डेवलप करा है, और ईस्ट अफ्रीका में जिबूटी और फिर ग्वादार। तो ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, और ज़्यादातर इन देशों के ऊपर जहां जहां चीन जाता है उसके 2 रवैये, एक तो उसको डेप्थ ट्रैप में डालता जी। है और एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं भारत वहां ना जाए। वो मुझे लगता है कि इन देशों को श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ एक बार देख लेना चाहिए। बिल्कुल। कि चीन के साथ जो जाता है उसका क्या होता है। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि चीन पर हम बातचीत कर रहे हैं। चीन को लेकर ही अमेरिका भी बहुत चिंता में है। हाल में खबरें आ रही हैं कि ऑकस का विस्तार किया जा सकता है, जापान को वहां पर जगह मिल सकती है। क्या हिंदुस्तान भी इस अलायंस में शामिल हो सकता है? क्योंकि 2021 में अमेरिका ने कहा था कि इस अलायंस में इंडिया के लिए कोई जगह नहीं है। साहब देखो, सच्चाई ये है कि ऑकस जो है एक मिलिट्री अलायंस है, और इसके ये जो अभी बना था कि बेसिकली यूएस, यूके और आपका ऑस्ट्रेलिया था जी। और अगर देखें इंडो पैसिफिक में अगर कोई कमज़ोर कड़ी है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। उसकी हाँ, और उसको एक प्रकार से न्यूक्लियर पावर सबमरीन दे के एक ऐसा इनको करना पैसिफिक में कि आप चीन का मुकाबला कर पाए। तो अगर आप उसकी बात करते हैं तो वाकई 2 देश और आते हैं इस नज़र में, एक तो जापान और एक साउथ कोरिया। ठीक है। और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की भी बात होती है, मगर जो जापान है वो इमीडिएटली है, और ऐसा लगता है कि जापान के आपस में आने के चांसेस हैं, वो मिलिट्री अलायंस है। अब आती है भारत की बात। जैसा मैंने बताया, भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बोला है हम किसी मिलिट्री अलायंस में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये नहीं कि अमेरिका नहीं चाहता, ये भारत ही खुद नहीं आएगा। भारत ने आज तक किसी भी मिलिट्री अलायंस में नहीं भाग लिया। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। आज हम रूस के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अमेरिका के भी हैं, पर हमारा मिलिट्री अलायंस आज तक नहीं रहा। जिस दिन आपने मिलिट्री अलायंस कर लिया, आप चले गए किसी के, फिर तो आपका जो एक प्रकार इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए भारत, मैं समझना चाहूंगा अगर सर से कि ऑकस का निर्माण क्यों किया गया है, अमेरिका क्यों इसका विस्तार करना चाहता है? देखो, ऑकस का बहुत मायना यही है कि कहीं ना कहीं विस्तारवादी गतिविधियां जो चीन कर रहा है इंडो पैसिफिक में, अगर उसको काउंटर करना है तो ये जो देश हैं वहां पर जो पैसिफिक में, उनको आपको मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इसीलिए वो इन देशों के साथ समझौता करके इनको ताकतवर कर रहा है। जैसे बोला मैंने, ऑस्ट्रेलिया कमजोर था, इसी प्रकार जापान भी। देखो, जापान सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसके पास फौज नहीं है, उसके पास सेल्फ डिफेंस फोर्स है। तो इसलिए अब वो चाहता है कि जो जापान को भी स्ट्रॉन्ग करे, साउथ कोरिया को भी स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि जो तेवर देखें आप चीन के, उसने पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है वो अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल सर। और उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो कहता है उसका है। उसकी प्रॉब्लम फिलीपींस के साथ भी, वियतनाम के साथ भी, इंडोनेशिया के साथ भी, बोर्नोई के साथ भी। तो ये सच्चाई है कि आने वाले समय में ये चीन एक खतरा है। और चीन, तो बस मेरा यही से सवाल अगला पैदा हो जाता है कि जब अमेरिका चीन को खतरा समझ रहा है, अमेरिका को चीन का मुकाबला करने के लिए अलायंस चाहिए, चाहे उसमें जापान है, फिलीपींस है, ताइवान है या ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन है, उस वक्त भारत को क्या लगता है कि भारत अकेला चीन का मुकाबला कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सर। देखो, 2 बातें हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि जब बात आती इंडो पैसिफिक में, तो हम इनके साथ खड़े हुए हैं। और जो बात आप करो कि आप कुछ का हम हिस्सा नहीं बने, हम क्वाड का हिस्सा है। जो क्वाड है वो एक प्रकार से इकोनॉमिक अलायंस, कोई बात नहीं, वो इकोनॉमिक अलाउंस है, मगर उसके आप हिदायतें देखें, उसमें मालाबार एक्साइज है। वो धीरे धीरे अनसेड मिलिट्री अलायंस तो नहीं है, पर उसके पास जो टीथ नहीं थे पहले, अब वो दांत आ रहे हैं उसके, क्योंकि मालाबार एक्साइज होती है, चारों देश के नेवी इकट्ठी होती हैं। और इसका एक स्टेटेड प्रिंसिपल देखो क्या है। इसका स्टेटेड प्रिंसिपल जो क्वाड का, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, और मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल आइलैंड नेशंस। तो वो क्यों है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो चीन है दादाशाही कर रहा है, वो ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। उसको काउंटर करने के लिए ये क्वाड बना है। मगर जब बात आती है भारत और चीन की, तो ये समझें आप, वो लड़ाई हमारी होगी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश लैंड की और इंडियन ओशन में।
तब आपको अकेले लड़ना है। आप ये सोचें कि आपके साथ ये दूसरे देश खड़े होंगे, फिर वो गलती हो सकती है। इसलिए आपको मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग होना है। और इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ से ये पैदा हो जाता है कि हाल में पिछले साल क्वेट की मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग नहीं हुई। जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और क्वेट का एक सदस्य ना होकर, भारत ना होकर, फिलीपींस जो है साउथ चाइना सी में एक एक्सरसाइज कर रहे हैं सर। वहाँ पर भारत नहीं है। क्या क्वेड में भारत को ज़्यादा एक्टिव ना देखकर क्या ऑकस का निर्माण किया गया है ताकि चाइना को कंटेन कर सकें? हम इस लिहाज से नहीं चीज़ों को देखें। देखो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें ये डाउट है नहीं कि भारत एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अंग है। उसकी वजह यह है कि भारत की नेवी बहुत है। आज की तारीख में आप देखें अरेबियन सी में और जो दबदबा भारत की नेवी का है, आज हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। बिल्कुल सर। तो भारत को ना लेके और कोई वो मतलब नहीं। मेरा सवाल है कि साउथ चाइना सी में अगर क्वेड के 3 सदस्य हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके साथ फिलीपींस है, भारत नहीं है, तो सोचना नहीं चाहिए हमें? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि क्वाड में भारत हिस्सा लेता रहा है और एक ये इकोनॉमिक का समूह है। और वो कहीं ना कहीं देखे बार बार जो रूस है और चीन है वो ये कहता रहता है एशियन नेटो है क्वाड। तो वो जानता है कि वैसे तो अनस्टेटेड है कि ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, मगर ये भी सच्चाई है कि नेवी की एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज है। तो मुझे इससे देखो, ये जितने भी देश हैं ये भारत के साथ भी फ्रेंडली, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में ज्यादा है और भारत का ज्यादा के ज्यादा इंटरेस्ट इंडियन ओशन में है। तो वहां जो पैसिफिक की बात आती है तो उसको इन देशों की जरूरत है अमेरिका को। वो है फिलीपींस है, वियतनाम है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, जापान है। तो इनके साथ, क्योंकि वहां पर टक्कर उनकी है। अभी तक हम उस पुकार पे नहीं पहुंचे कि जो हम जाके साउथ चाइना सी में जाए। हमारा जो इंटरेस्ट ज्यादा यहाँ है, मगर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड का हिस्सा है और ये चीन को पता लग गया कि ये आपस में मेल मिलाप है। ये दो बातें होती हैं। क्या आपकी इतनी स्ट्रांग नेवी होगी, उसको ब्लू वाटर नेवी कह सकते हैं? मुझे लगता है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थर्ड बनाएंगे, हम न्यूक्लियर पावर सबमरीन ज्यादा लेंगे, अभी कम से कम 50-60 होनी चाहिए आने वाले टाइम, क्योंकि तभी आप दबदबा होगा। मगर मुझे लगता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे ये नहीं लगता कि कोई क्या इसके पीछे कारण रूस और ईरान है कि भारत नहीं चाहता कि क्वेड जैसे संगठन मिलिट्री अलायंस बने? क्योंकि भारत के इन दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और दोनों ही ये जो अमेरिका की बात कर लें या ब्रिटेन की बात करें, इनको अपने लिए खतरा समझते हैं। देखो, ये सच्चाई है कि भारत कभी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा, पर भारत की जो डिप्लोमेसी वो काबिल तारीफ है। आज की तारीख में भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भी है, रूस का भी है और भारत के रिलेशनशिप ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। भारत के रिलेशनशिप पूरे जो मिडिल ईस्ट में आपका इस्लामिक वर्ल्ड से सारे, सऊदी अरेबिया, यूएई, भारत के रिलेशनशिप इजराइल से भी हैं। तो भारत इसको मेंटेन करके चलेगा और भारत चाहेगा कि देखिए, रूस एक भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 1971 को कौन भूल सकता है, जबकि अमेरिका दूसरे पलड़े में था और वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था। तो जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी उसके साथ, और जबकि 7th फ्लीट भी अमेरिका लेके आ गया था, तो वो रूस ने किया था। आज हम रूस से 33% ऑयल ले रहे हैं, रूस हमारे साथ है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके कारण हमारी और रूस की दोस्ती में खटास पड़े। हम बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे, मगर हम अपनी काबिलियत और क्षमता बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वक्त, जिस वक्त हम अमेरिका और रूस की बात कर रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन मई महीने में बीजिंग की यात्रा करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मैं राष्ट्रपति बनने के बाद पहली यात्रा बीजिंग की करूंगा, चीन की करूंगा। उसे आप किस लिहाज से देखेंगे? और दूसरा, अमेरिका की बात हमने कही, लेकिन हाल ही में अमेरिका का रुख को हमने बदलते हुए देखा है। जिस प्रकार से वो भारत की राजनीति के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, उसे हम किस लिहाज से देखें? 2 पॉइंट। देखो, सच्चाई यह है कि अमेरिका पे आप टोटली डिपेंड नहीं कर सकते। उसका अपना इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, वो करता रहा है। जिस तरफ आपने इशारा किया, जो आपका ये कहते हैं टारगेट किलिंग में भारत की इन्वॉल्वमेंट, जिसके बारे में बात करते हैं, जो कि जो आपको पता है, हरजीत सिंह निज्जर जो कि कनाडा में मारा गया, और जो कि GS पन्नून था, जो सिख फॉर जस्टिस का एक प्रकार टेररिस्ट था, वो
एक बोस्ट ऑपरेशन हुआ था जो कि जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, निखिल गुप्ता उसमें पकड़ा गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कोई 2020 के बाद 20 टारगेट किलिंग हुई। मगर भारत ने साफ सुथरे शब्दों में ये बताया है कि इसका भारत से कोई लेना देना है जी। क्योंकि ये सच्चाई है कि अगर हम पहले पाकिस्तान की बात करें, हमने बोला जो पाकिस्तान के अंदर किलिंग हुई हैं ये इंटरनल गैंग वार है इनका। दूसरी बात है ये हो सकता आईएसआई ने खुद कराए हों, क्योंकि ये जो आतंकवादी आज लायबिलिटी बन गए पाकिस्तान के लिए और वो चाहते हैं इनको खत्म करें। क्यों? क्योंकि आईएमएफ जो है उनको लोन नहीं दे रहा और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट पे डाल सकता, दोबारा निकले हैं। तो मुझे लगता है कि आज तक तो उन्होंने कोई पॉइंट रेज नहीं किया। बिल्कुल सर, लेकिन एक पॉइंट क्योंकि रूस की बात आई है सामने, 2021 के बाद भारत और रूस के बीच कोई अहम मीटिंग नहीं हुई। यानी तो हर साल होता था कि भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते थे, रूस के राष्ट्रपति भारत आते थे, वो मुलाकातों का सिलसिला खत्म हो रहा है। दूसरी चीज मैंने जो आपसे कहा कि पुतिन फर्स्ट विजिट के तौर पर बीजिंग को चुन रहे हैं। रुपए में रूस आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहता, तेल आपको देना नहीं चाहता है। एक पॉइंट और, सिप्री की रिपोर्ट आई है, वो बताती है कि आप जहां 65% हथियार खरीदते थे वो आंकड़ा 45% तक पहुंच चुका है। रूस के साथ भारत के संबंधों को आज आप कैसे देखते हैं सर? देखो, भारत और रूस के रिलेशनशिप में कोई खटास नहीं है। मगर अब रूस की तरफ से आप देखें, आज रूस की लड़ाई चल रही है यूक्रेन से जी। मगर वो लड़ाई एक्चुअली रूस वर्सेस नेटो है। बिल्कुल सर। पूरा नेटो खड़ा हुआ है यूक्रेन के साथ, हथियार की जरूरत है, हथियार उसको मिल नहीं रहे, अपने हथियार वो काफी बना रहा है। उसने जो लड़ाई स्टार्ट होने के बाद अपने जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको 24/7 कर दिया, 3 शिफ्ट है, वो गोले बना रहा है, वो वेपन है, एम्यूनिशन बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उसको मदद कौन कर रहा है? उसको मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया जी। और इसी प्रकार से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को क्या आप सैंक्शन देंगे, इसी प्रकार से उसको ईरान कर रहा है, शाही ड्रोन वगैरह दिए हैं, उसको भी ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगी और किसी हद तक चाइना कर रहा है। चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि वो भी इकोनॉमिक सैंक्शन रखता है। तो देखो, उसको ये मालूम है रूस को कि अगर उसको इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होना है या है तो चीन जो है एक बहुत बड़ी पावर है, तो सच्चाई है वो चीन के पास जाएगा। इस चीज को हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे रिलेशन और रूस के और चीन के रिलेशन वो थोड़े अलग अलग हैं और हमें रखने भी चाहिए। क्योंकि अगर ये सोचो आप, क्योंकि हमारे रूस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन तो रूस और चीन के नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के चलना है और जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी और जैसे जैसे रूस और वर्सेस नेटो अमेरिका होगा तो रूस चीन की तरफ जाना एक लाजमी है। इस बात को मान के चलो और भारत को अपने कार्ड बड़े इंटेलिजेंटली प्ले करना है कि हम रूस के साथ भी खड़े हैं और अमेरिका और नेटो के साथ खड़े हैं। तो इस चीज को मानो। नहीं, आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, दो बहुत इंपॉर्टेंट, उनका जवाब देना बड़ा जरूरी है कि जो भारत का अभी डिपेंडेंस कम होता जा रहा है रूस पे, वो इसकी वजह ये रूस नहीं है, उसकी वजह है कि भारत की नीति चेंज हुई। अब क्योंकि पाकिस्तान की बात हुई, बीच में ईरान की भी बात हुई, पाकिस्तान को लेकर मेरा बड़ा अहम सवाल है। कैसे हम देखें, टीटीपी तालिबान के साथ तनाव चल रहा है, ईरान के साथ तनाव चल रहा है, हिंदुस्तान के साथ तो जब से वो पैदा हुआ है तभी से तनाव में है। कैसे हम इस वक्त पाकिस्तान की भूमिका को देख सकते हैं? देखो, पाकिस्तान की हालात खराब है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बिल्कुल सर। ये जो गवर्नमेंट बन के आई है ये 6 पार्टी की एक कोलिजन गवर्नमेंट है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीपीपी जो कि सपोर्ट कर रही है वो बाहर से कर रही है, अंदर उसका हिस्सा नहीं बनी। उसको पता है ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है। 136 बिलियन डॉलर का उसको कर्जा है और उसको 4 बिलियन डॉलर हर साल देने हैं एज ए इंटरेस्ट ओनली, और इस साल के एंड तक उनको अप्रोक्सीमेटली 25 बिलियन डॉलर वापस भी करने। बिल्कुल सर। उनके पास ये पैसा है नहीं। रुपी जो है उनका 77% गिर गया है एक साल के अंदर। आज 300 रुपए के बराबर है एक डॉलर। फॉरेन रिजर्व घट के उसका 4.1 बिलियन डॉलर आ गया, जो कि करीब करीब 15 दिन का इंपोर्ट ही देख सकता है। एक वो एक्सपोर्ट करते थे टेक्सटाइल, वो भी आज बंद पड़ी है, टेक्सटाइल ठप हो गई है। इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के हैं
इकोनॉमिक कंडीशन और आपके जो उनके अंदरूनी हालात को इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक तो है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस इतना है कि उसको आज $5 बिलियन चाहिए कर्जा आईएमएफ से। ओके। आईएमएफ उसको कर्जा देने को तैयार नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल ए के सिवाच सर, आपने समय दिया और तमाम सवालों के इतने अच्छे से, इतनी गहराई से जवाब दिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाच। तमाम सवालों का बहुत अच्छे से सर ने जवाब दिया है, खासकर हिंदुस्तान और चीन को लेकर कि आने वाले वक्त में वो वक्त भी आएगा जब हिंदुस्तान अक्साई चीन, हांगकांग और तिब्बत की भी बात उठाएगा, क्योंकि अगर भारत वन चाइना पॉलिसी को मान सकता है तो चाइना को भी वन इंडिया पॉलिसी को मानना होगा। तो डिफेंस टॉक में आज मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।